तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू पीएससी इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों यहाँ से हमारे यूनिट 7 जो कि साइंस एनवायरनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग यूनिट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 7 जो है वो हमारी साइंस एनवायरनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड है। अगर उसमें भी हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले जो 11th चैप्टर है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये टॉपिक आपको बता दिया। तो यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो लगभग हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करें हमारा। ठीक है, तो यूनिट 7 का पहला क्वेश्चन। तो यूनिट 7 से रिलेटेड जो कि हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्या है? मिजोरम में स्थित फारंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वाई विच अदर नेम इन द फागनपुई नेशनल पार्क लोकेटेड इन मिजोरम नोन एज? ठीक है, तो फागईपुई की बात कर रहे हैं। जो फागईपुई नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। इतना तो हम लोगों को क्वेश्चन से समझ में आ गया। अब मिजोरम में इसको एक और नाम से जाना जाता है, या बोल सकते हैं कि ओवरऑल उसको एक और नाम से जाना जाता है। क्यों, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया। मिजोरम में भी आप बताओ कि ये जो है वो कहां पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा हूं, किस हिल में आता है, कौन सी हिल्स पे ये स्थित है। ठीक है, तो लोगों ने आंसर तो सही दिया है। जो फागईपुई नेशनल पार्क है जो कहां पर स्थित है? मिजोरम में। उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाता है, या नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्यों माना जाता है? ब्लू माउंटेन पार्क क्यों बोला जाता है इसको? क्यों जाना जाता है? ये बोल सकते हो कि ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लगभग 2900 मीटर के आसपास में ये पीक हमको देखने को मिलती है। और इस पीक पे हम लोग जाएंगे तो लगभग हमको बादल देखने को मिलते हैं। आसपास का जो मतलब एरिया रहता है वो बादलों से घिरा रहता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन से हिल पे स्थित है, तो मीजो हिल का नाम सुना है आप लोगों ने? तो मीजो हिल पे ये क्या आती है? मीजो हिल का एक तरीके से बोल सकते हैं कि पार्ट है। ठीक है, मीजो हिल में भी हम लोग बोले तो कौन सी हिल में ये आता है हमारा? तो मीजो हिल में भी आप देखोगे तो ये किस में आता है हमारा? लूसई हिल्स के अंदर आता है। ठीक है, पहली बात तो हम लोगों ने मीजो हिल के बारे में पढ़ा है। मीजो हिल में भी हम लोग देखें तो ये स्पेसिफिक किस हिल में डिनोट करता है? तो लूसई हिल में ये मतलब आपका बोल सकते हैं कि इसके अंदर आता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि मिजोरम में हमको दो तरीके के नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, एक हमारा कौन सा हमने जो पढ़ा है फेंगईपुई नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि हमको मिजोरम में देखने को मिलता है? बताओ सभी। ऐसा नेशनल पार्क पहला हमने देखा कि मिजोरम में दो नेशनल पार्क है। एक तो हमने देख लिया फांगईपुई नेशनल पार्क है, दूसरा कौन सा है जल्दी बताओ। किसी को मिजोरम का तो पता होना चाहिए भैया। नेशनल पार्क तो दूसरा कौन सा पार्क है? मुरलिन नेशनल पार्क। ठीक है, दो ही नेशनल पार्क हमको मिजोरम में देखने को मिलते हैं, एक है हमारा फागईपुई और दूसरा कौन सा है? मुरलिन नेशनल पार्क। ठीक है, और ये चीज याद रखना कि जो हमारा ब्लू माउंटेन पार्क है ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक बोली जाती है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, इसकी लगभग हम लोग बोल सकते हैं तो जो हाइट है वो 2157 मीटर है। ठीक।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने मिजोरम की चीजों के बारे में देखा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फागाईपुई नेशनल पार्क जो मिजोरम में है उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन पार्क जो है, या हमारा जो फागाईपुई नेशनल पार्क है, वो कौन से हिल में आता है? मीजो हिल में आता है। और मीजो हिल की भी बात करें तो मिजो हिल के अंदर स्पेसिफिक हिल की बात करें तो वो किस में आता है? हमारा लुसाई आपकी हिल में आता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मिजोरम में दो तरीके की या दो नेशनल पार्क हमको देखने को मिलते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया, दूसरा नेशनल पार्क का नाम क्या है? मुरलिन नेशनल पार्क बोल सकते हैं। फिर इसके बाद ये चीज सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देख ली। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा मैच नहीं है? ठीक है, तो लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो सही नहीं है तो उसका सही आंसर बताओ फिर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी हम लोग देखें तो किस सिटी में आता है? ये कोल्हापुर में। ठीक है, अब आप लोग यहां से बोल सकते हो कि जो हम लोग बोल सकते हैं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में, उसको किस नाम से जाना जाता है? या ये कौन सी हिल्स पे आपका स्थित है? जैसे हम लोगों ने देखा कि फागाईपुई नेशनल पार्क जो है वो मिजो हिल में हमको देखने को मिलता है। तो जो बालपक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है वो मेघालय में किस हिल पर हमको स्थित देखने को मिलता है या सिचुएटेड है? ठीक है, तो कौन से हिल पे? एक ने बताने की कोशिश की है पर वो गलत है। कौन सी हिल है? वो गारो हिल्स में। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमको यहाँ पे एक टाइप का ऐसा एनिमल देखने को मिलता है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रेयर है। रेयरेस्ट एनिमल बोला जाता है और बोल सकते हैं कि बहुत ही कम उसकी प्रजाति हमको मतलब बची हुई है। वो कौन सा बोल सकते हैं कि स्पीसीज है? पैंडा का नाम सुना है ना? रेड पैंडा जो हमको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, लाल पांडा जो है जो कि हमको कहां पर देखने को मिलता है? बालपक्रम बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है जो कि गारो हिल्स में हमका स्थित है। तो जो हम रेड पांडा हमको जान मतलब पांडा तो सब लोगों ने देखा है, व्हाइट पांडा देखा है, जो ब्लैक पांडा होते हैं उसमें भी हम लोग देखे तो रेड पांडा जो हमको वहां पे देखने को मिलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में रेयरेस्ट है। और कुछ ही जो कुछ बचे हुए हैं ना वो हमको वहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में भी वर्ल्ड में भी बहुत कम जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग आरसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? कर्नाटका में भी कौन से एरिया में माना जाता है? वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट का ये वो वाला एरिया है जहां पे हमको फ्लोरा एंड फौना जो है बहुत रिच फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो रिच फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना है वो हमको कहां पे देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। और वेस्टर्न घाट्स में भी बात करें तो उनमें से एक कौन सा नेशनल पार्क है? अर्शी नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है? कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द आइसमैन ऑफ इंडिया? इंडिया क्यों लिखा है यहाँ पे? आइसमैन ऑफ इंडिया को किस आइसमैन ऑफ इंडिया कौन है इनमें से? जादव, पयांग त्यांग, न्योपाल, राजेंद्र सिंह और सलीम अली। कौन है हमारे? बताओ जल्दी। आइसमैन ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, अब थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ कि जो आइसमैन ऑफ इंडिया है वो हमको कहाँ पर देखने को मिले थे? वो किस ओरिजिन के हैं? लद्दाख ओरिजिन के। अब लद्दाख में किस तरीके का नाम हो सकता है उसका आइडिया लगा लो। ठीक है, तो लद्दाख में बोल सकते हैं कि उनको आइसमैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि लद्दाख वाले एरिया में या लद्दाख के आसपास वाले एरिया में उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को बनाया था।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कैसे बनाए थे, बोल सकते हैं कि जो ठंडों के टाइम पे जो फ्रेश वाटर रहता था तो एक ट्यूब उन्होंने लगा दी थी, तो ऊपर जब टिप गिरती थी तो जब विंटर के टाइम में वो टिप गिरेगी तो एक तरीके से किस फॉर्म में बन जाएगी, ग्लेशियर्स की फॉर्म में उन्होंने बनाया था। तो ऐसे 15 ग्लेशियर्स बनाए थे उन्होंने, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है, आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम क्या है हमारे, चेवांग न्यूफेल। ठीक है। अब यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि मतलब भारत के मतलब वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा हमको नाम देखने को मिल रहा है राजेंद्र सिंह, वो राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। आइसमैन देख लिया और वाटरमैन भी देख लेना। अब इन्होंने वाटर से क्या रिलेटेड ऐसा क्या काम कर दिया जिनको इनको वाटर नेम की उपाधि दे दी। राजस्थान वाले एरिया में हमको पता है ना पानी की बहुत कमी होती है, तो वहां के गांव में उन्होंने जो बोल सकते कि पानी को स्टोर करने की जो टेक्निक है उससे मतलब एक तरीके से तालाब को या पानी को स्टोर किया था, या तालाब बनाया था जिससे जो कंजर्व रेन वाटर कंजर्वेशन होता है या जो वाटर को कंजर्व करके या स्टोर करके हम लोग पानी को फिर से रीयूज कर सकते हैं, उस चीज की टेक्निक को बताया था राजस्थान के कुछ गांव में, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखना आइस मैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है, चेवांग न्योपाल, जो कि लद्दाख ओरिजिन से है, जिन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे। और वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है हमारे, तो हमारे राजेंद्र सिंह को, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे गांव में उन्होंने पानी की समस्या को दूर किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज ऑन इंटरनेट ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा यहाँ पे, फ्लोरा फोना होगा, जानते हो ना फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, वनस्पति और हमारे जीव, जो बोल सकते हैं कि जो आपकी फूलों की स्पीसीज रहती है या बोल सकते हैं वृक्षों की स्पीसीज रहती है, वो सारी की सारी किस में आती है, फ्लोरा में आती है। फोना में हमारे जो जीव रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, वो उनकी स्पीसीज हम लोग फोना में काउंट करते हैं। ठीक है। तो वन्य जीवों या वनस्पतियों की जो बोल सकते हैं संकटपन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर विदेशों देशों ने एक समझौता साइन किया, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग बता रहे तो उसका फुल फॉर्म भी बताओ, तो जहां अगर लोगों के हिसाब से कंट्रीज के बीच में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज रहती है उनका इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए कौन सी हमने बोल सकते हैं संस्था देखने को मिलती है हमको, तो सिटीज जो है वो इसको रोकती है। ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म भी बताओ। सभी लोग सिटीज आंसर कर ले तो उसका फुल फॉर्म बताओ। जल्दी बताओ। किसी को ऐसे ओरली आता है तो ओरली भी बता दो, उसमें लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो। देखो यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है। तो हमारा फुल फॉर्म क्या है सिटीज का, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। तो ये एक तरीके क्या है, एक तरीके का हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन बना के रखा था। इस कन्वेंशन में क्या बता के रखा था, जो भी बोल सकते हैं कि स्पीसीज, जो भी बोल सकते हैं फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज एंडेंजर्ड है, जो कि बोल सकते हैं कि लुप्त होने वाली है, उनको बचाने के लिए कि उनका उनसे रिलेटेड कोई भी व्यापार नहीं होगा। ठीक है। अब जो सिटीज है एक कंजर्व बोल सकते हैं कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन का जो बोल सकते हैं हेडक्वार्टर हमको कहाँ देखने को मिलता है, सिटीज का जो हेडक्वार्टर है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है। सिटीज जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जनेवा में।
ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमको देखने को मिलता है। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये बोल सकते हैं कि हमारे 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड या व्यापार किया जाता है एंजेंडर्ड स्पीसीज से रिलेटेड, जो कि फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड रहते हैं, उनको रोकने के लिए वो सा कन्वेंशन साइन हुई है। उस कन्वेंशन को किस नाम से जाना जाता है, सिटीज के नाम से जाना जाता है। सिटीज का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है यहाँ पे। स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। और इसको इसका हेडक्वार्टर हमको कहाँ देखने को मिलता है, जनेवा, जो कि कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। इसको किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, और बाद में अगर हम लोग देखें तो इसको फिर से अमेंड किया गया था। किस ईयर में इसको अमेंड किया गया था, तो 1979 में फिर से इसको अमेंड किया गया था। स्टैब्लिशमेंट 1973 में देखने को मिला था, अमेंड किस ईयर में किया गया था इसको, तो 1979 में इसको अमेंड किया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, पर स्टैब्लिशमेंट जरूर याद रखना। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत से संक्रमण के लिए एक बोल सकते हैं बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता साइन हुआ है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन हमको देखने को मिलता है या एग्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि मल्टीलेटरल है। ठीक है, अब आप बता रहे हो कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमारा जो ओजोन परत है उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसका नाम क्या था। अब देखो, अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये किस ईयर में हमको देखने को मिला था, 1987 में। ठीक है, तो इसको एक अलग करके रखा था, पर पहले जो ओजोन लेयर वाली चीज है वो किस प्रोटोकॉल या किस कन्वेंशन के अंदर आती थी, तो वियना कन्वेंशन के अंदर आती थी। ठीक है, जो कि किस ईयर में हमको देखने को मिलती है, 1985 में। ठीक है ना, ये दो चीज याद रखना, ओजोन लेयर से रिलेटेड या परत से रिलेटेड हमको कौन सा एनवायरमेंटल एग्रीमेंट देखने को मिलता है, तो उसका नाम क्या है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1987 में। पर इसकी बात करें तो ये ओजोन लेयर वाली चीज है जो पहले किस कन्वेंशन में बात की गई थी, किसके अंदर आती थी, तो वियना कन्वेंशन में आती थी। और वियना कन्वेंशन जो है किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1985 में। फिर बाद में इसको अलग से एक प्रोटोकॉल बना देगा, क्योंकि ओजोन लेयर से रिलेटेड हमको अलग से एक प्रोटोकॉल की जरूरत थी, तो बाद में इसको किस नाम से बुलाया जाने लगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ से एक, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे बोल सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज रहती है उनको बचाने के लिए, उनका इमिटेशन बंद करने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जैसे हमने ओजोन लेयर से रिलेटेड हमारा देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है, ग्रीन हाउसेज, जो ग्रीन हाउसेज है उनके, उनको बचाने के लिए, उनको कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं हम लोग, बताओ सभी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस ईयर में हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो 1997 में देखने को मिला था। और ये चीज याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने देखा कि एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट बना के रखा है, वैसे ही एक मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमको एक बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट देखने को मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखा, देयर इज अ मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट, वैसे ही एक मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी है, उसको किस नाम से जाना जाता है।
उसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट कौन सा है, तो वो पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें याद रखना जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, इन विच कंट्री वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन द ईयर 1992। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में ये दे के रखा है। इसका अलग से टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसका नाम भी बताओ। आपने कंट्री का नाम तो बता दिया, ब्राजील। ब्राजील में किस जगह पे हुई थी, उसकी कैपिटल कौन सी है, कैपिटल की, तो ब्राजील की। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में हमको 1992 में अर्थ समिट देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड टू मरकरी मेटल। तो डैश सम्मेलन पारा या मरकरी धातु से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण करने से संबंधित है। तो मरकरी मेटल की बोल सकते हैं कि उसको पॉल्यूशन से, मतलब जो हमारे मरकरी मेटल के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए हमने कौन सी कॉन्फ्रेंस बनाई थी, कौन सा सम्मेलन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा, मीनामाटा कन्वेंशन, या बोल सकते कॉन्फ्रेंस ऑन मरकरी। किस ईयर में बनाई गई थी ये भी बताओ, किस ईयर में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, मियाँ माता कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो या कन्वेंशन बोल सकते हो, कन्वेंशन ही बोल देना तो अच्छा रहेगा। किस ईयर में हमको देखने को मिला था ये, तो 2013 में ये कन्वेंशन हमको साइन हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया था, जो कि न्यू मरकरी माइंस है उन पे बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, जो मरकरी माइंस की जो खदानें हैं उनको, उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, अब बैन लगा दिया जाएगा कि अब उनकी बोल सकते हैं कि उनसे रिलेटेड कोई भी बोल सकते हैं माइंस नहीं बनाई जाएंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज फाउंड ऑन डैश लाइन। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता डैश रेखा पर पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा है, कैप्रिकॉन देखा है, आर्टिक सर्किल देखा है, या इक्वेटर देखा है। तो इनमें से कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा हमको जैव विविधता देखने को मिलती है या बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहां पर देखने को मिलती है, इक्वेटर पे देखने को मिलती है। अब उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक कंट्री का या एरिया की बात करूं तो किस कंट्री में हमको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका के जो ट्रॉपिकल रेन अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे हमको सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि कहाँ, किस वाले रीजन में ज्यादातर आता है, ब्राजील वाले एरिया में। तो ये भी याद रखना, इक्वेटर पे भी, ब्राजील में। और ब्राजील भी अगर ना दिया रहे तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से वाले रीजन में, तो ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये तीनों में से जो भी चीज आपको देखने को मिल जाए वो वाला ऑप्शन लगा देना। अगर इक्वेटर, अगर लाइन की बात करें तो इक्वेटर आ जाएगा, अगर आपकी कंट्री की बात करें तो ब्राजील आ जाएगा, और अगर आपके रीजन की बात करें कौन से ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किस वाले एरिया में हमको देखने को मिलती है, और उसमें भी कौन सी वैली, साइलेंट वैली। ठीक है, तो वो याद रखना है वो वाली चीज। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया द एरिया विच विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, या नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साइलेंट वैली इज इन विच स्टेट।
अभी हम लोगों ने देखा साइलेंट वैली जो है वो कौन से घाट्स पे आती है, वेस्टर्न घाट्स में, और वेस्टर्न घाट्स के भी कौन से वाले एरिया में, नॉर्थ में या साउथ में, साउथ वाले एरिया में। तो साउथ वाले से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस वाले एरिया में आएगा फिर। ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है जो साउथ वाला एरिया या वेस्टर्न घाट्स का साउथ वाला एरिया है, या आप देखने की कोशिश करोगे तो नीचे क्या लाया करता है हमारा, इनमें से केरला ही अकेला लाया करता है, तो केरला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अगर मेन की बात की जाए कि ऐसे हम लोग बात करें तो हमारे जो है 36 हम के बिलोंग करते हैं, उनमें से एक हमारा कौन सा है, साइलेंट वैली है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक बात करो तो ऐसे जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी वो बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट है वो 10 ही है। ठीक है, दो तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है, एक बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और एक और तरीके से उन्होंने डिवाइड करके रखा है जिसको वो क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो दो कैटेगरी में उन्होंने वो डायोवर्सिटी हॉटस्पॉट को बांट के रखा है। एक है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसमें कितने आते हैं, 36 आते हैं, और उसके अंदर भी उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है कि जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उस वो कितने हैं, वो 10 हैं। ठीक है, और उन 10 में से हमारा जो साइलेंट वैली वाला पार्ट है वो उसमें से काउंट होता है। ठीक है, उसको हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी याद रखना। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो बोटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है हमको, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, हमारे कोलकाता में। किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था, ये भी बताओ, किस ईयर में हमको ये स्टैब्लिश हुआ था, ये बताओ। ठीक है, तो 1890 में स्टैब्लिश हुआ था। किस लिए बनाया गया था ये, आइडेंटिफाई करने के लिए जो नई नई प्लांट स्पीसीज है उसके लिए। ठीक है, जो प्लांट स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तेरी द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जो तेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज वो इंस्टीट्यूट है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है हमको इसका। जिसको हम लोग आज के टाइम पे तेरी बोलते हैं या द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। अगर वो वाला चीज अगर आप पता कर लोगे तो अपने आप आंसर भी सही बता दोगे, सभी ने गलत ही आंसर बताया अभी। अगर हम लोग तहरी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में आता है ये वाली चीज। ठीक है, तो द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। इसका पहले नाम क्या था, टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था हमारा, टाटा एनर्जी एंड बोल सकते हैं रिसोर्स इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, तेरी, जो कि हम लोग द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये, 1974 में। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है हमारा, अगर आप इसकी डिपार्टमेंट की या इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये किस किस फील्ड में काम करता है, एनर्जी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे रिलेटेड भी ये पूरे के पूरे चीज़ों को पढ़ाते हैं या बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किस ईयर में बनाया गया था IUCN,
IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस ईयर में बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। किस ईयर में बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। ठीक है, तो जो रेड लिस्ट हम लोगों को देखने को मिलती है वो ये सारे के सारे जो IUCN है वो लिस्ट को मतलब बोल सकते बताते हैं, या रेड बुक डाटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो सारी की सारी चीजें ये बनाते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हमने सिटीज का देखा था, सिटीज का कहाँ पर था? जनेवा में। वैसे UNCP का EP का जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नायरोबी, जो कि कहाँ पर आता है हमारा? केन्या में आता है, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें? 193 मेंबर्स हैं, ये भी याद रखना। कंट्रीज नहीं बोल रहा हूँ, फिर से मेंबर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज भी आती हैं उसमें, तो बहुत सारी कंट्रीज रहती है, इसलिए इसको मेंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमने सिटीज का देखा जनेवा में, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहाँ पर स्थित है? नियोबी वो केन्या में। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड? तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो 1973, ये भी फिर से NCERT का क्वेश्चन आ गया। तो ये बात कर सकते, तो जो हमारा बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो लार्जेस्ट कंजर्वेटिव स्पीसीज, मतलब किसी भी स्पीसीज के ऊपर कंजर्वेटिव के लिए पहला ऐसा इनिशिएटिव बनाया गया था वर्ल्ड में। ठीक है, 1973 में, उस टाइम पे हम लोग बात करें तो। आगे क्वेश्चन आएंगे और देखेंगे। जब हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हमको कितने टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं? ठीक है, अब सभी लोग एक एक करके नाम भी बता दो उसका, जिससे हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक एक नाम सब बताते चलो। ठीक है, तो सभी ने आंसर बता दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 7 है। जिन जिन को आता जा रहा है वो सातों के नाम बताते चलो और लिखते चलो अपनी अपनी बुक में। 3 4 तो हमारे नाम मतलब ऐसे मौके की होते हैं हमारे, एक नया भी ऐड हुआ है अभी लेटेस्ट में। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क हो गया हमारा एक। पहला कौन सा हो गया? कान्हा नेशनल पार्क, या कान्हा जो है, कान्हा बस नाम ही लिख रहा हूं मैं। दूसरा बताओ। ठीक है, तो जो नया ऐड हुआ है वो कौन सा है हमारा? वीरंगना दुर्गावती। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा कौन सा आ गया? बांधवगढ़ आ गया। ठीक है, तो जो नया ऐड हुआ है वो कौन सा है हमारा? दुर्गावती। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। बाकी के 4 और बताओ। ठीक है, तो पैच आ गया, पन्ना आ गया, और सतपुरा आ गया। पैच, पन्ना, सतपुरा। एक और बच रहा है। ठीक है, तो संजय डुबली। ठीक है, तो ये 7 जो नेशनल बोल सकते हैं टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं हमको? इंडिया बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व MP में स्थित नहीं है? तो सातों के नाम हमको पता होना जरूरी है। पहला कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पैच, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबली, और जो नया ऐड हुआ है वो कौन सा है हमारा? वीरांगना दुर्गावती। क्लियर हो ये सारी चीजें? नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश इन दिस ईयर, और कहां पर हुई थी?
और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ देखने को मिलता है ये भी बताओ। ठीक है, तो किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? 2003 में हुई थी, तो सब जगह 2003 ही है। अब मेन चीज यहाँ पे क्या कैटेगराइज होगी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिस मतलब कि जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा वहीं पे स्टैब्लिश हुई होगी, तो वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है आज के टाइम पे? चेन्नई में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू बनाया गया था, जो कि किस ईयर में आया था? तो 2002 में आया था। ठीक है, तो इंडियन बायो बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या इंडियाज बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, एक्ट जो 2002 में बनाया था उसके अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज लिख लो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द वल्चर पॉपुलेशन? कौन सा ड्रग गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? कौन से ड्रग के कारण हमारे जो गिद्ध हैं या वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? ठीक है, तो कौन सा है वो? डाइक्लोफेनेक। ये हमने देखा है बहुत से सारी कि आपके जब हाथ पैर दर्द होते हैं या इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, तो आप जो दवाई लेके आते हो तो उसमें एक पार्ट ये भी रहता है। ठीक है, डिफ्लैंग जो है, और ये किसको मतलब हमारे से और मतलब हमारे से ज्यादा मतलब नहीं है, पर ये जो बोल सकते हैं कि ये ड्रग है, ज्यादातर किसको दिया जाता है? वल्चर्स वगैरह या गिद्ध वगैरह किसको खाते हैं? जो भी कैटल्स रहती है, जो भी हमारी बोल सकते हैं भेड़ बकरी रहती है, उनको खाते हैं। तो हमारे जो कैटल्स रहते हैं तो उनको कभी पेन हो जाता है या इन्फ्लेशन होता है, तो उसके लिए ये दवाई दी जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जो हमको देखने को मिलता है कैटल में, तो उनको दवाई दी जाती है। कौन सी दवाई दे के रखते हैं वो लोग? डाइक्रोफेनेक। और जब ये कैटल्स मर जाती हैं, या बोल सकते हैं कि आसपास में जब उनकी बॉडी में से चीजों को गिद्ध खाता है, तो गिद्ध के अंदर जब वो ड्रग जाता है तो वो उसके अंदर नुकसान करता है, और उसके कारण उनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो ये साइकिल याद रखना, ये वाली। ठीक है, तो बहुत से कैटल्स, हैंस, या बहुत सारे जो हमको देखने को मिलते हैं, बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी कैटल्स हैं उनके लिए ये हमको ड्रग देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ड्रग जब बोल सकते हैं कि उनके बॉडी में जाता है, और इनकी बॉडी जाने के बाद जब वो मर जाते हैं, तो वो बॉडी में ड्रग तो रहता ही है, और जब वो वल्चर या गिद्ध उसको खाता है तो उसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन इन इंडिया इज? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कौन सा है हमारा? वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट्स में ऐसी कितनी स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हमको काउंट करते हैं, ये ऐसी स्पीसीज जो कि आने वाले वक्त में लुप्त होने वाली है, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसका नंबर याद रखना कि वेस्टर्न घाट्स में लगभग 225 ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, और आने वाले भविष्य में ये क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है। ठीक है, तो ये 325 क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, बस यहीं पे देखने को मिलती है, ये चीज याद रखना, पूरे इंडिया में, जो कि किस कैटेगरी में आती है? हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट देखो, रेड बुक डाटा इज रिलेटेड टू व्हाट? जो रेड बुक डाटा है वो किससे रिलेटेड है, या इसको कौन इशू करता है? ठीक है, तो अभी हमने देखा था IUCN रेड बुक डाटा को इशू करता, तो ये एक तरीके की बुक है जिसमें एक तरीके का क्या रहते हैं? डॉक्यूमेंट रहते हैं, और उन डॉक्यूमेंट में या डाटा में किसके बारे में लिखा रहता है? रेयर
एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब किस किस चीज की एंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकती है? पहली चीज तो प्लांट, वाइल्ड लाइफ, और एक और चीज है जो कि इसमें ऐड की जाती है। एक और कौन सी चीज है? प्लांट तो काउंट कर ही लिए हम लोगों ने, फ्लोरा भी काउंट कर लिए, फौना भी काउंट कर लिए। एक और ऐसी बोल सकते हैं कि ऐसे एक और जीव है जिनको हम लोग इसमें काउंट करते हैं रेड बुक डाटा की लिस्ट में। वो कौन सा है? फंगई। ये क्वेश्चन याद रखना। जो फंगई रहते हैं, उन जो रेयर फंगी रहते हैं या एंडेंजर्ड होने वाले हैं, उन फंगी का भी डाटा किस में लिखा रहता है? हमारा रेड डाटा बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो नहीं पूछेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेड बुक डाटा कौन इश्यू करता है या कौन बनाता है, तो ये तो सबको पता है। बस आपको ये इतना याद रखना कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। और उनमें भी कौन कौन सी चीजें हो सकती है? प्लांट हो सकते हैं, मतलब फ्लोरा हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं, मतलब फौना हो सकते हैं, और उसमें एक और कैटेगरी को वो लोग काउंट करते हैं, वो कौन सा है? फंगई। ठीक है, तो तीन तरीके की चीजें अगर आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देखो तो ब्लू डाटा बुक भी हमको देखने को मिलती है, येलो डाटा बुक भी देखने को मिलती है, कार्बन वर्ल्ड कार्बन ब्लैक डाटा बुक भी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि कौन कौन सी डाटा बुक रहती है। तो आपकी ब्लू होती है, एक येलो होती है, एक वो कार्बन से बात करोगे तो कार्बन ब्लैक डाटा बुक भी रहती है। तो इन तीन चीज के बारे में पढ़ लेना एक बार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी? तो ये बुक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। ये किस ईयर में उन्होंने लिखी थी? 2000 के आसपास पे लिखी थी। ठीक है, 2000 में ये पब्लिश हुई थी। सीधी बात है, लिखी कब गई ये नहीं पता, पर पब्लिश 2000 में हुई थी। क्लियर हो गया? तो बायोडाइवर्सिटी, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो किताब है उसके ऑथर कौन है हमारे? तो वंदना शिवा, जो जिन्होंने किस ईयर में इसको पब्लिश किया था? 2000। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है? accumulation of gases in the atmosphere causing warming of the earth atmosphere, acid rain, hole in the ozone layer और reduction in the global warming। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस अफेक्टेड जो कौन सी होती हैं? गैसेस जो कि वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? और कौन सी ऐसी गैस है जो कि सबसे ज्यादा वार्म करती है पूरे अर्थ को? सीएफसी कब से नीचे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला है। व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देने वाले निम्नलिखित में का घटना हुआ कर्म क्या है? क्रम क्या है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बोल सकते हैं सबसे कम नुकसान कौन पहुंचाती है, पर ऐसा नहीं है कि कम नुकसान पहुंचाती है, पर सबसे ज्यादा हमको वातावरण में देखने को भी यही मिलती है। क्योंकि आप रेफ्रिजरेटर्स की बात करो, एसीज की बात करो, या बोल सकते हैं ये कूलर्स वगैरह की बात, ये वाले कूलर्स नहीं, जो वाटर कूलर्स जो अलग बनाए जाते हैं, वो उस तरीके की चीजों में हमको किस तरीके की कार्बन देखने को मिलता है? सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि पहुंचाती नुकसान कम है, पर सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में हमको देखने को कौन सी मिलती है? यही देखने को मिलती है। इसलिए ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डिप्लीट करने का रीजन कौन सी गैस है? यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी एक गैस आती है हमारे सेकंड नंबर पे? इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से बोल सकते हैं? कि एक टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि विच गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस। ठीक है, एक बार इसको सूंघ लो और जब तक बोल सकते हैं कि 5-10 मिनट तक हंसते ही रहोगे। ठीक है, और उस चीज को भी बोल सकते हैं जब तक आपकी फ्रेश एयर आप जब तक कंज्यूम नहीं करोगे ना, उसके कारण जब तक वो फ्रेश एयर आपके अंदर नहीं जाएगी तो वो जो आपकी गैस अंदर रहेगी, तो उसके कारण हमेशा आपको हंसी आती रहेगी। ठीक है, तो कभी हंसी नहीं आए तो उसको यूज कर लेना।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो CH4 जो मीथेन है, और इसके बाद हमारा CO2। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, सबसे कम नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाती है। पर ये चीज याद रखना कि एनवायरमेंट में या हमको एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यही गैस देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, CFC, उस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। वहां पे आपसे पूछ रहे कि मतलब एनवायरमेंट ओजोन लेयर जो है वो किसके कारण डिप्लीट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कम से मतलब बोल सकते हैं कि वो डिप्लीट कम कर रही है, पर अमाउंट में ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। in the absence of greenhouse effect the average temperature on the earth's surface would be, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे वातावरण में नहीं होगी तो उससे हमारी भूसंध्या का क्या औसत तापमान होगा। बताओ जल्दी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के एब्सेंस में कितना हमको देखने को मिलेगा हमारा नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो कितना होगा हमारा -18 सेल्सियस, जो कि किसके इक्वल रहता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल रहता है। ठीक है, जानते हो ना, दो तरीके से टेम्परेचर्स को हम लोग काम करते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। और अभी हम लोग बात करें तो मतलब हमारे अर्थ का नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर कितना माना जाता है, कितना होता है एवरेज टेम्परेचर, कितना माना जाता है, सोचो एक बार, अच्छे से आंसर दो। और 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट में काउंट करोगे तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर अर्थ की बात करोगे तो अर्थ का नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ़ारेनहाइट में देखोगे तो कितना होगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अगर अर्थ पे नहीं होंगी तो हमारा कितना टेम्परेचर होगा, एवरेज टेम्परेचर -18, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया ये चीज, ये दो क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज स्टार्टेड बाय, तो जो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस प्रोटोकॉल में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये किस एग्रीमेंट के थ्रू साइन किया गया था, इस एग्रीमेंट का नाम बताओ। इस एग्रीमेंट के अंदर जो बोल सकते हैं आप, जो आंसर बता रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बना था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, जो कार्बन क्रेडिट जो का जो दृष्टिकोण है या कॉन्सेप्ट है वो किस जगह हमको किस प्रोटोकॉल में देखने को मिला था, क्योटो प्रोटोकॉल में। हमने देखा था किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, 1997 में। ये किस एग्रीमेंट के अंदर बनाया गया था, ये शायद एक बार मैंने बताया भी था आपको, जब शायद कंप्यूटर का हम लोग सॉल्व कर रहे थे जब। ठीक है, उसका फुल फॉर्म भी बताओ। तो UNFCCC बताया आपने, तो उसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ये क्या है, एक एग्रीमेंट का नाम है, या कन्वेंशन बोल सकते हो, ये एक तरीके से एग्रीमेंट है जिसके अंदर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल बना था, क्योटो प्रोटोकॉल बना था। किस ईयर में बना था, 1997 में। ठीक है, तो ये रिलेटिवली ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, तो कहां पर स्थित है ये, USA में। और बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि USA का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, USA का पहला नेशनल पार्क था। और अगर आप यूनेस्को की आप लिस्ट की बात करोगे तो यूनेस्को की बोल सकते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट में भी ये जो हमारा पार्क है वो स्थित है।
ठीक है, तो यूनेस्को ने भी बोल सकते हैं कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक तरीके से क्या दे के रखा है, टाइटल दे के रखा है। तो याद रखना कि ये वाला जो नेशनल पार्क है येलोस्टोन जो यूएसए में है, वो यूनेस्को की लिस्ट में भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड है, तो यूएसए का कौन सा है हमारा, येलोस्टोन। वेयर आर द नीलगिरी क्लाउड गोड्स फाउंड, तो हमारी नीलगिरी की मेघ बकरिया या ताहर जिसे कहा जाता है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, जो ताहर जिसको बोलते हैं, या नीलगिरी की मेघ भेड़ जिनको बोला जाता है, बकरियां बोला जाता है, कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इराविकुलम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है, वेस्टर्न घाट्स में, और वेस्टर्न घाट्स के भी किस एरिया में, केरला में। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट में बोल सकते हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, नीलगिरी मेघ बकरियां या नीलगिरी वो क्लाउड गोट्स पाई जाती हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स में आता है, और वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेसिफिक किस एरिया में आता है हमारा, केरला में। राष्ट्रीय चंबल बोल सकते हैं कि सेंचुरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच स्टेट, तो जो हमारा बोल सकते हैं राष्ट्रीय जो नेशनल चंबल वो सेंचुरी है, वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है, किस राज्य में नहीं आती, ठीक है, तो हमको वो पता है कि ट्राई जंक्शन है, जो हमारा बोल सकते हैं नेशनल चंबल सिक्योरिटी में हमको बोल सकते हैं ट्राई जंक्शन देखने को मिलता है। कौन कौन सी तीन बोल सकते हैं, तीनों का संगम है, जंक्शन बोला जाता है, मध्य प्रदेश, हमारा उत्तर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान। बोल सकते हैं कि ये जो चंबल वाला एरिया, ये जो जहां से चंबल रिवर निकली है उसके आसपास का एरिया माना जाता है। उसमें कौन सा काउंट नहीं है हमारा, हरियाणा काउंट नहीं है। ठीक है, हरियाणा इसमें देखने को नहीं मिलता। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इस वाले रीजन में या इस सेंचुरी में तीन इंपॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, वो तीन इंपॉर्टेंट एनिमल के नाम बताओ। बताओ जल्दी, एक एक सब बताते चलो। ठीक है, एक ने बता दिया, घड़ियाल। ठीक है, दूसरी डॉल्फिन बताई, कौन सी डॉल्फिन भैया, डॉल्फिन का भी नाम है, डॉल्फिन का पूरा नाम बताओ। ठीक है, तो घड़ियाल बोल सकते हैं, एलिगेटर्स बोल दिया, डॉल्फिन बताओ, डॉल्फिन का पूरा नाम, कौन कौन सी डॉल्फिन हमको देखने को मिलती है इस वाले रीजन में। ठीक है, टर्टल देखने को मिलता है, टर्टल का भी नाम बताओ भैया। टर्टल तो बहुत सारे हैं, टर्टल की बहुत सारी स्पीसीज हमको देखने को मिलती है, डॉल्फिन की भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, पहले क्या देखने को मिलते हैं हमको, गैरियाल्स। ठीक है, जिसको एलिगेटर भी बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं ये। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज अलग है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज अलग है। तो जो गैरियाल है वो किस कैटेगरी में आता है हमारा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। सेकंड कौन सी हमारी, डॉल्फिन, कौन सी, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखना। ये किस कैटेगरी में आती है हमारी, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। तीसरी कौन से हमारे, रेड क्राउन रूब्ड टर्टल, ये भी किस कैटेगरी में हमारे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी वाले रीजन में हमको तीन तरीके की एनिमल्स इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं। एक है हमारे घड़ियाल जिनको एलिगेटर बोला जाता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं,
क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बिल्कुल ही खत्म होने वाले। फिर गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स भी हमको इस वाले रीजन में देखने को मिलती है, जो कि किस वो लिस्ट में आते हैं, हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो टर्टल मिलता है, बट टर्टल का भी नाम हमको पता होना जरूरी है। तो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, ठीक है, वो भी किस कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म होने वाले, लुप्त होने वाले, कुछ ही हमको देखने को मिलते हैं। और वो इंडिया में या वर्ल्ड में कहाँ देखने को मिलते हैं, यही देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि गैंगटिक रिवर डॉल्फिन पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इस वाले रीजन में ही देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल एरिया टाइगर हैबिटेट। तो निम्नलिखित में से क्रांतिक बाघ आवास जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के नाम से आता है कि अंतरिक्ष सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, और ये किस स्टेट में बिलोंग करता है? ठीक है, तो अगर हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसके अंदर आता है हमारा, तो नागार्जुन सागर वो सर शीर्षलम में ये बिलोंग करता है। ये किस स्टेट में आता है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश की भी बोल सकते हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा पार्क है कि लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट को ये पूरा का पूरा क्या करता है, कवर करता है। और ये बोला जा सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो नागार्जुन सागर सिरसलम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बोला जाता है। क्लियर है ये? क्या अभी बोल सकते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत हम लोग काउंट कर रहे हैं, पर लगभग आप लोग बोलोगे तो ये सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट को पूरा का पूरा कवर करता है आंध्र प्रदेश। इंडिया का तो हमारा बोल सकते हैं यही है, नागार्जुन सागर। ठीक है, आप एमपी का बोल सकते हो कि एमपी में वीरांगना दुर्गावती बोला जाता है हमारा। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। जो हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है वो कहां पर लोकेटेड है? विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? ठीक है, जो कहां पर स्थित है, इंग्लैंड, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी कहां पे, क्यू में। लगभग हम लोग बोल सकते हैं ये कितने एकड़ में फैला है, तो 300 एकड़ वाले एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहां पे देखने को मिलता है हमको, क्यू में। जो क्यू कहां है, कहां पे स्थित है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखो, द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इज लोकेटेड इन। 5 इंद्रियों का बाग जिसको द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस बोला जाता है, कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस? तो ये हमारा जो मैरोली वाला रीजन है, दिल्ली का मैरोली रीजन में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली के जो मैरोली वाला रीजन है वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, 5 इंद्रियों का बाग या द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि वो इतना रॉयल पार्क बना के रखा है कि अगर आप कभी भी उसमें एंट्री लोगे तो चीजों को देखकर, मतलब एक तो ब्यूटी को देखकर, खुशबू को देखकर, जितनी भी आपकी 5 इंद्रियां है ना वो सारी की सारी एक्टिव हो जाती है। आपको खुशबू भी अच्छी आती है, वहां पर नजारा रहता है वो भी अच्छा रहता है, सुनने को भी हमको बिल्कुल नेचर जैसी चीजें देखने को मिलती है। जो मेन 5 इंद्रियां होती है ना वो एक्टिव हो जाती है वहां पे जाके, इसलिए इसको द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस बोला जाता है। जो कहां पर है, मैरोली में। मैरोली के भी कहां पे, दिल्ली में। तो जाओ तो कभी विजिट करके आना, अच्छी जगह है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गार्डन गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इंडिया की गार्डन सिटी किसको बोला जाता है? मतलब कि इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है जिस जहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं और बहुत सारी ब्यूटी बोल सकते हो, गार्डन की ब्यूटी हमको देखने को मिलती है, तो वो बेंगलोर है। ठीक है, याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नोन एज द गार्डन सिटी, या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो बेंगलोर को जाना जाता है। क्लियर हुआ? द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन इंडिया इंक्लूड्स। तो भारत में जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें क्या चीज शामिल है? इनमें से कौन सी चीज हमको देखने को मिलती है?
ठीक है, तो अगर हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया में कितनी ऐसी दो जगह हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में काउंट किया है? ये तो पता है ना, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है ये? ठीक है, वेटलैंड साइट से रिलेटेड है। ये जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रामसर के नाम से भी जानते हैं। पढ़ा है ना रामसर के बारे में? वेटलैंड साइट, रामसर साइट या वेटलैंड साइट एक ही साइज बोला जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, जो कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये? 19, एक बार और सोचो। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, तो जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो हमको किस में देखने को मिलता है? 1990 में देखने को मिलता है। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है? वेटलैंड साइट से या रामसर साइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो रामसर साइट्स रहती है जिनको बोल सकते हैं सूखा वाला एरिया जो बोला जाता है, उनमें से जो इंडिया की दो साइट को हम लोग बोल सकते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में काउंट करके रखा है, उनमें से एक कौन सी हमारी? ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, दूसरी साइट का नाम बताओ जल्दी से। जो कहां पर है हमारा, लोकतक में बोल सकते हैं कि काउंट मानी जाती है। जो कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाज द रामसर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? रामसर कॉन्फ्रेंस जो है वो किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुई थी? ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आपने बताया था कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुई थी, तो 1971 में हुई थी। ठीक है, और वो मतलब लागू किस दिन से हुई थी, लागू किस ईयर में हुई थी? रामसर कन्वेंशन जो है वो लागू या इफेक्ट में किस ईयर से आई थी हमारी? 1975 से आई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज किस ईयर में हुए थे? 1971 में। और ये जो रामसर कॉन्फ्रेंस में जो भी कन्वेंशन साइन हुआ था वो किस ईयर में इफेक्ट में आया था? तो 1975 में। नेक्स्ट देखो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इन द ईयर 2020। दिस इज अ एरिया इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला कौन सा क्षेत्र है? कितने क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं? कौन सा यूनेस्को है? तो टोटल कितने हैं हमारे यूनेस्को की बात करें? यूनेस्को बायोस्फीयर तो 12 है। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे? 12 है। और जो हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में इंक्लूड हुआ है वो कौन सा, कितने नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे ही आता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को में ऐड किया गया था वो कौन सा है हमारा? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारे यूनेस्को में ऐड किया गया है वो कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद रखना कि जो पन्ना को ऐड किया गया है वो कौन से नंबर का लिस्ट में काउंट हुआ है? 12। टोटल कितने हमारे? 12 ही है। फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व उस यूनेस्को में ऐड हुआ था वो कौन सा है हमारा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे लार्जेस्ट किसको बोला जाता है? गल्फ ऑफ कच्छ को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? ठीक है, कौन सी हमारी? सिरपुर तालाब। ये कहां पर देखने को मिलता है हमको? इंदौर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये तो आपने किसकी बात कर ली? मध्य प्रदेश की बात कर ली। इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सी है?
ठीक है, तो रेणुका वेटलैंड जो कि कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, हमारी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एमपी की बात करी तो हमारा कौन सा है, सिरपुर तालाब, जो कि इंदौर में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश में ही है। और हमारा कौन सा है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सी है, रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्नॉलेज्ड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो 4 नेशनल हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, तो 4 में से कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पे बोल सकते स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है भैया। और इसको अगर स्वीकार नहीं करा है तो कौन सी चीज उसकी जगह पे आती है फिर, उसकी जगह पे कौन सी चीज आती है फिर। 3 तो हमने देख ली, तो मतलब हिमालयास आती है हॉटस्पॉट में, बोल सकते सुंदरलैंड भी आता है हमारा, बोल सकते कि वो वेस्टर्न घाट्स भी आता है, कौन सा नहीं आता है, नारो हिल्स नहीं आता है, तो नारो हिल्स की जगह क्या माना जाता है हमारा, आंसर ही नहीं आया। चौथा हॉटस्पॉट कौन सा माना जाता है, आंसर तो दे दिया, फिर सही तो बताओ भैया, इंडो बर्मा वाला रीजन माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया में बात करें तो 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं, कौन कौन से हैं, एक है हमारे हिमालयास, दूसरे कौन से हमारे सुंदरलैंड, तीसरा कौन सा है हमारा वेस्टर्न घाट्स, और चौथा कौन सा रीजन है हमारा जो इंडो बर्मा वाला रीजन है, उसको हम लोग हॉटस्पॉट के उसमें अंदर में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू केन्याज फेमस एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर शिवानी भल्ला इन 2023। तो कन्या वो केन्या की प्रसिद्ध पर्यावरणी डॉक्टर शिवानी भल्ला को 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था भैया। ये तो करंट का ही है ना अभी, कौन सा दे के रखा था, बेटली गोल्ड प्राइज दे के रखा था। कौन सा प्राइज दिया था, बेटली गोल्ड प्राइज दिया था, क्यों दिया था, सिक्योर करने के लिए, किस चीज को सिक्योर कर रही थी वो, लॉयंस को, कहाँ के लॉयंस को, जो नॉर्थन केन्या के जो लॉयंस थे उनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने चीजें बनाई थी। ठीक है, एक आंदोलन स्टार्ट किया था, एक तरीके से कोशिश की थी, इसलिए उनको कौन सा प्राइज दे के रखा था, वेटली गोल्ड प्राइज, किसको दिया था, केन्या की बोल सकते एनवायरमेंटलिस्ट है, बोल सकते इंडिया ओरिजिन के, जिनका नाम क्या है हमारा, शिवानी भल्ला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट बटरफ्लाई टू द बटरफ्लाई स्पीसीज केसर हिंद। केसर हिंद तितली की प्रजाति को किस राज्य ने राजकीय तितली का दर्जा के नाम से दर्ज किया है, किसने दिया है भैया केसर हिंद का, ये तो सारे करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। महाराष्ट्र ने नहीं दिया भैया, महाराष्ट्र की तो कुछ और है, महाराष्ट्र किसने दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। ठीक है, तो केसर हिंद जो कि एक तरीके से बटरफ्लाई की प्रजाति है, उसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा किसने दिया है, अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। अब इससे आपका कहीं पूछ लिया जाए कि हमारे जो केसर हिंद है उसका वो से बायोलॉजिकल नेम क्या रखा गया है, या बायोलॉजिकल नेम है क्या, केसर हिंद का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पता है किसी को, तो लिख लो भैया, ये भी इस पर मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो बोले टाइनोपल्पस इम्पीरियलिज्म, ये किसका नाम है? जो हमारे केसरेंद है उसका क्या नाम है? बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, अभी आप लोगों ने महाराष्ट्र की बात करी, तो महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई का नेम क्या है? महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई का नेम क्या है? लिख लो इधर, यहाँ पे क्या है आपका? ब्लू मरमोन। ठीक है, केसरेन जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, और महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई का नेम क्या है? ब्लू मरमोन। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? तो भारत में बोल सकते हैं परिस्थिति के जनक किसके रूप में किसको जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्र। ठीक है, अगर आपसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाए कि जो प्रकृति है, तो प्रकृति के जनक को किसको बोला जाता है, या फादर ऑफ नेचर किसको बोला जाता है? ठीक है, फादर ऑफ नेचर की बात करें कि फादर ऑफ नेचर या प्रकृति के जनक किसको बोला जाता है? ग्रीन हाउस रेवल वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वही हमारे फादर या प्रकृति के जनक भी वही है। ठीक है, तो फादर ऑफ नेचर या प्रकृति के जनक को भी किसके नाम से जाना जाता है? किसको बोला जाता था? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, वेयर इज CFC यूज्ड? तो CFC सबसे पहली चीज हमने देखी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है रेफ्रिजरेटर में तो होता ही है। ठीक है, एयर कंडीशन जो चल रही है उसमें भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रिजेस जो बोल सकते हैं बड़े बड़े, जो कोल्ड स्टोरेज हमको देखने को मिलते हैं, वहां पे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। वो ये चीज याद रखना, जो भी चीज आपको ठंडक पहुंचाती है ना, गर्म चीज को ठंडे में कन्वर्ट कर रही है, उन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरोफार्बन हमको देखने को मिलता है। अब जो हेयर स्प्रेज आते हैं उनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है। आप परफ्यूम्स की यूज कर रहे हो, परफ्यूम में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, और शेविंग जो क्रीम रहती है उसमें भी क्या इंक्लूड रहता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सब में है इनमें से। ठीक है, इसमें एयर कंडीशनर छूट गया, बाकी का जो परफ्यूम वगैरह है, परफ्यूम वगैरह छूट गया, तो परफ्यूम वगैरह में भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच सिटी इज द आचार्य जगदीश चंद्रा बोस बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड? ठीक है, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, तो नाम से हम लोगों को लग रहा है, तो बोस जो है वो किस एरिया में हमको देखने को मिलते हैं? कोलकाता वाले रीजन। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोगों को बताना है। तो लिख लो सबसे पहली चीज कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? सारे के सारे आपको आंसर लिखने हैं आपके कमेंट सेक्शन में। पहला कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है? पहला। दूसरा, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये चार चीजों के आपको आंसर करना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, हमारा वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हो सकता है ये क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी की है, मई और बोल सकते हैं मार्च में ये माने जाते हैं। अभी आपका एग्जाम भी लगभग इन्हीं के आसपास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने हमारे यूनिट 7 से रिलेटेड पढ़ी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एनवायरमेंट के बारे में देखा, पर्यावरण के बारे में देखा, जो जो चीजें हम लोग देख सकते थे करंट से रिलेटेड भी, लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो सारे करंट से रिलेटेड थे।
और पहले के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि जो यूनिट 7 से कोई भी टॉपिक को उठा रहे तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो आप भी अगर उस टॉपिक को एक बार पढ़ रहे हो तो एक ही बार में पढ़ देना, उसी दिन वो वाला टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, अगले अगले दिन तक उसको लेके मत जाना। ठीक है, तो हम लोग कल नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अभी आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। थैंक यू।